अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन CDF, चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ, वटेवर जो भी आप कहिए, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, वो के हुकूमती हरकारों ने और उनके ट्रोलर्स ने और उनके सहाफ़ियों ने जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी कहलाते हैं, कि क्लैरिफिकेशन दी है ज़राए से कि जी उनको फौरी तौर पर CDF के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्मी चीफ अभी कंटिन्यू है और अपने ऑपरेशन एंड कमांड हर चीज़ उनके हाथ में है एंड दे आर इंजॉइंग, दे ही डूइंग वेरी वेल। इस तरह की खबरें हैं कि वो जो नोटिफिकेशन है CDF का, डिफेंस कमांड का, जो चीफ ऑफ डिफेंस है, उसके लिए कोई फौरी ज़रूरत नहीं है और उस पर काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो साइन कर देंगे। देखिए, जो मैंने कल खबर दी उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चेक कर लें और अगर उसमें कहीं गलती खामी है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मेरा जाती तो कोई, एज यू गाइज नोज, कि ना मैं PTI के साथ हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का ट्रोलर हूँ और ना मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बोलता हूँ इतनी दूर से बैठकर और अपने लिए मुश्किलात पैदा करता हूँ। मगर जो हक़ है, जो सच है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मोर देन 90% वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं कि ये वन टाइम डील है लाइफ जो है, कि इसे हंसी खुशी खाते पीते जहाँ से लगे और अपने गुजार दो। कुछ होते हैं कि नहीं, सबके लिए सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और मसावात, इक्वलिटी के लिए काम करना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, कोई बग़ैर कपड़ों के ना हो और कोई बग़ैर दवा के ना हो, सबकी आज़ादियाँ मसावी हो। हम उन लोगों में से हैं और पागल हैं। अभी तक हम कोई तब्दीली नहीं ला सके। दुनिया में गुर्बत बढ़ी है, भूख बढ़ी है, बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ी है और ये जमहूरियतों से जिनसे हमें बहुत तवक्कात थी, ये मज़ीद कमज़ोर हुई हैं पूरी दुनिया में। और ये पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये ह्यूमन राइट्स मजाक सा बनते जा रहे हैं। इस पर भी कभी डिटेल से बात करेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि आज इस जमहूरियत पर आलमोस्ट तीसरी दुनियाओं में तो मुकम्मल तौर पर सरमायादारों ने, फौज ने और कहना चाहिए माफियाज ने और मीडिया ने, सब ने मिलकर कब्जा कर दिया है और गरीब इसमें तमाशा बन के रह गया है। देखिए, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि CDF का जो नोटिफिकेशन है, अगर 5 साल का जो 26वीं तरमीम में आर्मी चीफ की कंटिन्यूएशन के लिए 3 साल से 5 साल किया गया था, अगर उसका नोटिफिकेशन मौजूद है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके लिए कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। और अगर जैसा कि कहा जा रहा है लकूना रह गया कोई, तो हम उस पर भी बात कर लेते, लकूने पे भी, तो ठीक है, उसे दुरुस्त कर लेते। मगर वो जो 3 साल का नोटिफिकेशन था जो इन्हें पहली बार मिला रिटायरमेंट से 1 रोज़ पहले, और ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने और फिर 26वीं तरमीम में उसे 5 साल कर दिया गया, तो गजट नोटिफिकेशन होना था 3 साल को 5 साल में तब्दील होना था कि ये 2027 तक होंगे। और उसका तरीक़ेकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पहले स्पीकर, अमेंडमेंट के बाद 26वीं तरमीम के बाद स्पीकर उसको बनाएगा नोटिफिकेशन को कि ये 3 साल से 5 साल हो गए इस अमेंडमेंट के तहत। वो चीफ वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसे साइन करके सदर के पास भेजेंगे, सदर फिर वापस भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज देंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अच्छा, ये बात बहुत लोग कह चुके हैं, मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। जब बहुत सारे लोगों ने कहा तो मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से बात की और इसे तमाशा बनाया PTI के ट्रोलर्स ने, उनके वकीलों ने, उनके लोगों ने, जो सबको मालूम है। तो जिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स से मैंने बात की उनका कि हाँ, इनसे गलती हो गई है और इन्होंने उसे कंटिन्यू का जो नोटिफिकेशन गजट
में ये नहीं लिखा गया। तो इसलिए ये 27वीं तरमीम ला रहे हैं ताकि इसे कवर कर सके। 27वीं तरमीम में इन्होंने 5 साल का नया ओहदा क्रिएट कर दिया और तवक्को ये थी कि ये 29 नवंबर की रात गए तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब इलीगल था। ये पार्लियामेंट की हैसियत क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इतनी बड़ी अमेंडमेंट के लिए आवाम से वोट लेकर आई थी ये असेंबली, जो सबको मालूम है नहीं लेकर आई थी। और क्या जिस तरीके से की गई, जिस तरीके से पीटीआई से सीटें, मखसूस सीटें छीनी गई, फिर उन्हें डिसीट किया गया और 2/3 मेजॉरिटी बनाई गई, जिस तरीके से वोट खरीदे गए, जो पहले होता रहा है एज सब कुछ वैसे ही हुआ। और फिर क्या ये पार्लियामेंट लेजिटिमेट थी, जिस पर फॉर्म 47 से लेकर दर्जनों इल्जामात है कि 17 सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं और पूरी दुनिया इसको अब एक्सेप्ट कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी मौजूद है, बरतानिया की रिपोर्ट भी मौजूद है, इलेक्शन टीम की जो मुबसरीन गए थे। उसके बाद तो इस असेंबली की बजाय तो कोई हैसियत नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम मानते हैं, मगर चले मान लिया कि जनाब जैसी भी है यही है। तो आप 29 की रात तक ये नोटिफिकेशन जारी कर देते। अच्छा, आपसे फिर लकूना रह गया, पहले भी लकूना रह गया था, अब फिर लकूना रह गया, आपसे गलती हो गई। तो क्या जो ये लकूना रह गया इसके लिए भी कोई नई अमेंडमेंट आनी चाहिए? 28वीं तरमीम का इंतजार करना था? उसे तो वहीं के वहीं दुरुस्त हो जाना चाहिए था ना। अगर पकड़ ली थी गलती तो 15-20 मिनट में, 1 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 27वीं तरमीम को हुए भी महीने से ज्यादा हो गया ना। मगर आप ये देखें कि नवंबर की 29, 30 और पहली वहां तो पहली हो रही थी ना, ऑलमोस्ट रात गए या 30 की सुबह हो रही थी, जैसे भी इसको समझे। फिर डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि जनाब वो अंडर प्रोसेस है और रूमर्स बेकार है, नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भाई आप वो गजट नोटिफिकेशन दिखा देना जिसमें 3 से 5 साल हुआ आर्मी चीफ के लिए, वो दिखा दे, बात खत्म कर दे। आपने तो पुरानी डेट में भी अगर बनाया होता तो तब भी आप अब तक दिखा चुके होते, मगर वो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। इसलिए आपके ट्वीट के बाद, डिफेंस मिनिस्टर के ट्वीट के बाद जो अभी कहते हैं कि नहीं ये सब बेकार बातें हैं, तो आपने इस क्यास को जन्म दिया और इसलिए लोग समझते हैं कि अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठे हुए हैं फील्ड मार्शल साहब। और अब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आप अब ले दे भी कर ले कि 2 दे आपने 2 4 स्टार जनरल क्रिएट करने थे, एक वाइस चीफ ऑफ स्टाफ और एक एटम बम के लिए स्ट्रेटेजिक कमांडर जो है, और वो आप अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। तो अब लो और दो होगा और मामला दब जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की, इस मुल्क में आइन की, पार्लियामेंट की, अवाम की, जमहूरियत की, मतलब जो अखलाकियात या दुनिया के मरवजा निज़ाम है और उनके जो पाबंदियां हैं, उनके जो कवानीन है, उसूल है, उसकी तो यहाँ पर कोई पासदारी कभी हुई ही नहीं। कि ओथ उठाया जाता है कि सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, मगर पूरी सियासत जो है और रियासत अपने हाथ में ले ली जाती है, इदारे अपने हाथ कंट्रोल में कर दिए जाते हैं और अवाम को मशवरा दिया जाता है कि आप इसलिए पैदा हुए कि आपने आईन, इंसाफ, कानून सबकी पासदारी करनी है, सबसे जुड़ा रहना है, मगर जो करवाने वाले हैं उन पर यह लागू नहीं होता। ये तो हमें सबको मालूम है। मगर क्या इस शक्ल में ये मुल्क कंटिन्यू चल सकता है, जो तकसीम दर तकसीम का ऑलरेडी शिकार है, जो दहशत गर्दी का शिकार है, जो महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी का शिकार है? कि आप कहीं वजीर खजाना फिर कह रहा है कि सालाना 10 खरब रुपए की बदनवाली होती है इस मुल्क में, और उसके लिए मरकजी वफाक से और बहुत सारे मुलाजमीन भी निकाले जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ाई जाएगी, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो हमारा तो कहना सिर्फ यह है कि अगर कानून, इंसाफ और आइन का कोई कहीं पर भी रमक, रत्ती भर भी कहीं रमक मौजूद है आपने, तो उनका वो जो 3 साल का नोटिफिकेशन 26वीं तरमीम में
आपने 5 साल का किया था उसका गलत नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि ये 29 नवंबर की रात से 28 नवंबर रात 12 बजे के बाद से ये पीरियड कवर हो गया है और सीडीएफ का चार्ज वो जब चाहे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन कमांड उनके हाथ में रहेगी। मगर आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं है। तमाम फौजी लड़ाए, मैं कल से अब तक दर्जनों लोगों से बात कर चुका हूँ, वो कहते हैं जी तमाशा लगा हुआ है, बेतहाशा फौज में बेतहाशा इस्तराब है, तशवीश है, खासकर यंग ऑफिसर्स में। और ये लड़ाई जाने कहाँ जाकर रुकेगी, सिर्फ कौम को दुआ मांगनी चाहिए। अब मैं आपको वो बता देता हूं जो होने जा रहा है। देखिए जी, कल मैंने आपको नाम बताया था नोमान जकरिया का, लेफ्टिनेंट जनरल है, कोर कमांडर है मंगला के। अच्छा जनाब, इनको भी शुरू में खुदे लाइन कहीं लगाया हुआ था, फिर कोई बातचीत हुई, कुछ लोग बीच में पड़े तो इन्हें कोर कमांडर लगाया गया मंगला का। इनके बारे में फौज में एक बहुत अच्छा तासुर है, बड़े पैमाने पे इन्हें प्रोफेशनल ईमानदार समझा जाता है। अच्छा मैं एक बात आपसे कहता चलूं कि इस इदारे का एक खास माइंड सेट है, वो सिपाही तक मौजूद है कि ये सारे इलीगल काम कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने कभी कहना चाहिए पासदारी नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, और सबके बारे में शुरू में यही कहा जाता है कि ये बहुत प्रोफेशनल है और ये बहुत अहम है और ये बड़ा ईमानदार है। मगर एक माइंड सेट है कि इस मुल्क को चलाना ही हमने। तो इस हवाले से मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया कि बहुत ही दिलेर है। वो सीनियर है इस वक्त आसिम मलिक, ISI के चीफ, जिन्हें 1 साल की एक्सटेंशन देके कंटिन्यू किया गया है। वो भी किसी को नहीं मालूम कि 1 साल की जो एक्सटेंशन दी गई है या नहीं दी गई है, यही कहा जाता है कि बस एक्सटेंशन दी गई है, नोटिफिकेशन उनका भी किसी ने नहीं देखा। दूसरे नंबर पर जो बताए जाते हैं वो फैयाज शाह है, लाहौर में कोर कमांडर है। ये नवाज शरीफ के और मोहतरमा मरीम नवाज के भी बड़ा करीब है और अक्सर उनके हाजिरी देते रहते हैं। मगर ये आर्मी चीफ के भी, जो साबिक आर्मी चीफ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठे हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये उनके भी इंतहाई करीब है। और इन तीनों के दरमियान फैसला होना है कि 2 पोस्ट जो अक्सर और लोगों ने भी बताया कि जी अगर ये CDF बन जाए और वाइस चीफ भी ना हो और स्ट्रेटेजिक कमांड भी ना हो तो तरक्की और तबादलों का तो सिस्टम मुकम्मल रुक जाएगा। 4 स्टार जनरल तो कोई रहेगा नहीं, ये तो 5 स्टार बन गए। तो इसलिए 2 तो बनाने हैं और वो नवाज शरीफ अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं। इन तीनों में से या किसी और को ले आए तो अलग बात है, मगर ये कि वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बनाया जाएगा, जो कहा जा रहा है वो नोमान जकरिया को, और स्ट्रेटेजिक कमांडर जो है वो आसिम मलिक और फैयाज शाह में टाई पड़ सकती है। या इन तीनों में कौन सा होगा, किसे मिलेगा, कोई कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता। जो गुफ्तगू हुई है मैं वो बता रहा हूं, मगर फौज में ये कंसेंसस मौजूद है कि इनके पास आर्मी चीफ का 29 नवंबर के बाद कंटिन्यूशन के लिए वो नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था जो इन्हें कानूनी तरीके से आर्मी चीफ रख सकता, क्योंकि 2 साल का जो मजीद एक्सटेंशन मिली थी 26वीं तरमीम में, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उस 3 साल को 5 साल नहीं किए गए थे, पीरियड। अब जो होगा वो सब इनलीगल होगा। अच्छा, इसमें भी कहते हैं कि अगर वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लग गया और स्ट्रेटेजिक कमांडर आ गया तो सारे मामला जो फौज के हैं, तकर्रियों के, तबादलों के, बाकी ऑपरेशनल जितनी चीज़ें वो वाइस ऑफ चीफ के पास चली जाएंगी और स्ट्रेटेजिक कमांडर भी अहम होगा। तो ये सिटिंग डग बन सकते हैं। ये जो मोहतरम है फील्ड मार्शल साहब, ये बताए 5 स्टार होंगे और सब कुछ इनकी अप्रूवल से होगा, मगर पावरफुल वो ज़्यादा नजर आएंगे। और किसी वक्त भी कोई बड़ा वाक़या हो सकता है कि अगर आमिर शाह वो फैयाज शाह आ जाते हैं तो इनको ज़रा सुकून हो जाएगा कि एक आदमी इनका है। मगर मैं ये कहता हूँ कि पावर कॉरिडोर में इन सारी चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती कि कौन कितना एक दूसरे के साथ रहा है। हवस जो है इक़्तिदार की इस खित्ते में जो तारीख है वो सबके सामने है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पर तो हम कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते,
मगर इन्होंने इस सारे मामले को रुख मोड़ने के लिए केपीके में गवर्नर राज की कहानियां छोड़ी हुई हैं। मगर सुहेल आफरीदी जी ने साफ कह दिया कि तुम्हारा बाप भी गवर्नर राज नहीं लगा सकता। उन्हें मालूम है ना सूबे के जो हालात हैं कि दहशत गर्दी हर तरफ हो रही है। बलूचिस्तान में 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए ट्रेनें रुकी हुई हैं और बागियों ने पूरे ट्रैक पर कहते हैं कि बारूद बिछा दी थी, बम लगा दिए थे जो अब साफ किए गए और आज उम्मीद है कि वो ट्रेनें शायद चलना शुरू। और आप ये गुज़िश्ता 6 माह से देख रहे हैं, एक दिन ट्रेन चलती है, 3 दिन नहीं चलती है, फिर कहीं फायरिंग हो जाती है, कहीं ट्रैक उड़ा दिया जाता है। जो हालात है वो बहुत खौफनाक है। अच्छा, फिर साथ में फौजी जरा एक बात और भी कहते हैं कि जब ये आर्मी चीफ मोहतरम आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उसके बाद से फौज में बड़े कंसर्न पैदा हुए हैं कि आर्मी चीफ मैन, आपको याद है मैं हमेशा कहता था कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करते हैं कि ही इज अ वेरी गुड गाय, ही इज अ वेरी ब्रेव गाय एंड दिस एंड दैट, तो इनके खिलाफ शकूक बढ़ते जाते थे। क्योंकि पाकिस्तान में तो बीज बोया गया ना अमेरिका की मुखालफत में, और इसी फौज ने बोया है ताकि ये अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकें, माल बना सकें, दिखा सकें कि देखें हम आपके साथ हैं मगर अवाम आपके खिलाफ है। तो अब इनको नुकसान होना शुरू हो गया है इनके अपने मफादात को। तो फौज में भी कंसर्न पैदा हुआ एटमी कुव्वत के हवाले से, खासकर ये जो इस नई डिफेंस स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्रिएट की गई है कि ये तीनों फोर्सेस के सरबरा होंगे, एटम बम के पास होगा, जबकि वो पहले मुकम्मल एक अलग कमांड रही है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक है फौज के अंदर और इसलिए लोग क्योंकि अक्सरियत फौज में चाहती है कि ये चले जाए तो बेहतर है। तो देखें जनाब, बाकी तो मुल्क की हालात आपको पता है, मौलाना फजल रहमान भी साफ कहते हैं कि जनाब अफगान पॉलिसी तो इनकी मुकम्मल नाकाम हो गई है 78 साल में, कि ये जो ख्वाब देखते रहे हैं वो सारे टूट चुके हैं। भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जंग के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और साथ में इस मुल्क में जो बद इंतज़ामी बढ़ रही है, लूट मार बढ़ रही है और मईशत बिल्कुल सकरात के आलम में चली गई है और IMF से इनके मुज़ाकरात फिर सख्त तरीन शराइत पर आखिरी मरहले में दाखिल हुए। नए टैक्सेस आएंगे, रिफॉर्म के नाम पर नए अजाब गिरेंगे। तो ये कितने अरसे इस तरह से चलता रहेगा ये देखना है। हालात ये है कि कराची में एक बच्चा गटर में गिर गया, कोई पहली बार थोड़ी गिरा है। अल्लाह हर माँ बाप का सीना ठंडा रखे, किसी को ये दुख ना दे कि 3-3, 4-4 साल के बच्चे माँ के साथ शॉपिंग पे जाएं और वो गटर में गिर जाएं, 14 घंटे के बाद उनकी लाश मिले और इंतज़ामिया खड़ी तमाशा देखती रहे और कोई जवाब देना हो और कोई पूछने वाला ना हो। और इन सियासी पार्टियों का जो हाल है वो आपके सामने है कि फारूक सत्तार वहाँ पहुँचे तो लोगों ने गालियाँ दी, इन्हें इन पे जूते बरसाए, इन्हें गाड़ी तक से उतरने नहीं दिया और इन्हें भगा दिया। पीपल्स पार्टी अपनी कहानियाँ सुना रही है। तो सबसे पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में गटर पे कभी ढक्कन रहा है, उसकी वजह पे गौर किया है। आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त भी गटर पे ढक्कन नहीं होते थे। क्यों? जब गुर्बत 20-21-22% थी या 18%, गरीबों के बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे। चरसी मवाली तो अब बड़े पैमाने पे आए ना, वो ढक्कन बेच के फिल्म देखने जाते थे। मोहल्ले में पाइपलाइन पड़ने आती थी तो उसके जो छोटे पीस होते थे वो उठाकर बेचे जाते थे और लौंडे लपाड़े जो है वो फिल्म देखने जाते थे। अब तो यहाँ 50 से 60% भूख बताई जाती है, गुर्बत बताई जाती है, तो यहाँ ढक्कन रह सकता है? इंसान है ना, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन हाईवे के दौर में, इंटरनेट के दौर में, कि जिंदगी की हर आसाइश आपको स्क्रीन पर नजर आती है मगर आप उससे मुकम्मल महरूम है। तो लोगों की ख्वाहिशात है, ये जो भूख है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये तशद्दुद को हवा देती है, ये बदअमनी को हवा देती है, ये लालच को, हिर्स को हवा देती है और एक दूसरे का गोश्त खाने पे मजबूर करती है। ऐसे नहीं मजहब में कहा गया कि भूख में हराम जायज़ है, हलाल है। तो इन बातों पे गौर करें। आप बस ये ध्यान में रखें कि ये पार्लियामेंट, ये अदलिया, ये फौज अब आपके लिए अजाब बन चुके हैं, ये सब एक हो चुके हैं।
इनके मफादात हैं, इनके लिए अदालतें रातों में भी खुलती हैं, इनके थाने में भी सुनवाई है, इनकी टैक्स में भी सुनवाई है, हर जगह, और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जहन में रखें कि ये जमहूरियत के नाम पर तारीख की सबसे बड़ी फस्तायत आप पर तारी है। आपको अब कहीं से इंसाफ, कहीं से कानून और कहीं से मेरिट नहीं मिल सकता, और ये मुल्क अब गैर कानूनी तौर पर तमाम ओहदों पर चल रहा है कि पार्लियामेंट भी जाली, आर्मी चीफ भी जाली, हर इदारा जाली, हर सियासी पार्टी जाली है। इस पर आप सबको मिलकर गौर करने की जरूरत है, और जब तक आप इज्तिमाइयत अख्तियार नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आज के लिए इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। अल्लाह हाफ़िज़।